हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आइए देखते हैं आज का क्यूज PSIR का प्रीवियस क्यूज देखेंगे। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन क्या क्या है। आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, यहाँ ग्राम न्यायालय की बात कर रहा है। तो इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल दीवानी सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों की नहीं। तो ध्यान देना है, ग्राम न्यायालय है तो क्या यहाँ पे सोचना है, दीवानी और सिविल, साथ ही साथ आपराधिक मामलों की सुनवाई कर सकता है कि नहीं ग्राम न्यायालय। तो ये कर सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकता आपराधिक मामले। तो गलत क्या है, तो ये गलत हो गया। कर यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों के मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। तो ये कथन सही है। ठीक है, क्या बोल रहा है, यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों के मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन केवल 2, ऑप्शन बी। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। कर यह गलत है, ग्राम न्यायालय अधिनियम दीवानी और आपराधिक दोनों प्रकार के लिए ग्राम न्यायालयों की स्थापना प्रदान करता है। अधिनियम की धारा 11 में उन आपराधिक मामलों की सूची दी गई है जो ग्राम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। फिर ग्राम न्यायालय अधिनियम में स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं को मध्यस्थ या सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करने का प्रावधान है। यह अधिनियम विवादों के मैत्रीपूर्ण समाधान को प्रोत्साहित करता है और सुलह की प्रक्रिया में स्थानीय स्तर पर स्वीकार्य व्यक्तियों की भागीदारी को सुनिश्चित करता है। ठीक है, आगे है कि वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये एक यहाँ पे संस्था का नाम है, इसके बारे में हम देखेंगे। कर यह नीति आयोग का एक अंग है, तो ये गलत है। इसकी स्थापना जो है 2010 में ही हो गया था और नीति आयोग से संबंधित नहीं है, ना उसका अंग है। कर संघ का वित्त मंत्री इसका प्रमुख होता है या अध्यक्ष होता है, तो ये सही है। कर अर्थव्यवस्था के समष्टि सविवेक यानी मैक्रो प्रूडेंशियल पर्यवेक्षण का अनुवीक्षण या मॉनिटरिंग करता है। तो यहाँ पे ये कथन भी सही है। यहाँ पे दोनों कथन सही है, ऑप्शन केवल 1 और 2, 3 सही है। ठीक है, कर यह गलत है। कर वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद FSDC नीति आयोग का अंग नहीं है। इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 2010 में एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से की गई थी। यह किसी संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित नहीं है, बल्कि एक गैर वैधानिक शीर्ष परिषद है, यानी वैधानिक भी नहीं है, गैर वैधानिक है। कर संघ का वित्त मंत्री वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद का प्रमुख होता है, यह परिषद का अध्यक्षता भी करता है। कर यह सही है, तीसरा कथन तो सही बताया था ना। कर वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद का मुख्य कार्य अर्थव्यवस्था की समष्टि सविवेक यानी मैक्रो प्रूडेंशियल पर्यवेक्षण का अनुवीक्षण एंड मॉनिटरिंग करना है। इसका उद्देश्य वित्तीय स्थिरता बनाए रखना, अंतर्नियामक समन्वय को बढ़ाना और अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में योगदान करना है। ठीक है, कर भारत में जिला खनिज प्रतिष्ठान डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशंस का के उद्देश्य क्या है। तो ध्यान देना है, यहाँ पे 3-4 कथन है, आखिर है सही कौन वो देखेंगे। कर खनिज संपन्न जिलों में खनिज खोज संबंधी क्रियाकलाप को प्रोत्साहित करना, तो ये इसका काम नहीं है। कर खनन कार्य से प्रभावित लोगों के हितों की रक्षा करना, तो ये सही है। कर राज्य सरकारों को खनिज खोज के लिए लाइसेंस निर्गत करने के लिए अधिकृत करना, तो नहीं, इसका काम ये नहीं है। इसका काम सिर्फ एक खनन कार्य से प्रभावित लोगों के हितों की रक्षा करना, तो केवल 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कर यह सही नहीं है पहला कि जिला खनिज प्रतिष्ठान का मुख्य उद्देश्य खनिज संपन्न जिलों में खनिज खोज संबंधी क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करना है, नहीं है। कर DMF का प्राथमिक उद्देश्य
खनन कार्यों से प्रभावित क्षेत्रों और लोगों का विकास और कल्याण करना है। खनिज खोज को प्रोत्साहित करने का कार्य आमतौर पर खान मंत्रालय और अन्य संबंधित सरकारी एजेंसियों द्वारा किया जाता है। दूसरा कथन की बात किया जाए तो डीएमएफ का एक प्रमुख उद्देश्य खनन कार्यों से प्रभावित लोगों के हितों की रक्षा करना है। डीएमएफ खनन गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, स्वच्छता, आजीविका और कौशल विकास जैसी विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित करता है। इसका उद्देश्य है कि खनन से होने वाले नकारात्मक प्रभावों को कम करना है और स्थानीय समुदायों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। ठीक है, तीसरा कथन भी सही तो नहीं था। डीएमएफ का कार्य राज्य सरकारों को खनिज खोज के लिए लाइसेंस निर्गत करने के लिए अधिकृत करना नहीं है। लाइसेंस जारी करने का अधिकार राज्य सरकारों के पास होता है और यह अलग अलग प्रक्रिया है। डीएमएफ भी खनन से प्रभावित क्षेत्रों के विकास और कल्याण के लिए धन का उपयोग करता है, न कि लाइसेंस जारी करने के लिए। इसलिए केवल उद्देश्य दो ही सही है। आगे कभी कभी समाचार में आने वाली गाडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट, ठीक है, तो रिपोर्ट से क्वेश्चन तो आते रहता है और आया भी है। ये 2016 या 17 का क्वेश्चन होगा। कराया ये किस लिए आया था? सांविधिक सुधारों से, गंगा कार्य योजना यानी गंगा एक्शन प्लान से, नदियों को जोड़ने से, पश्चिमी घाटों के संरक्षण से। तो ऑप्शन डी ये जो है गाडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन समिति जो है ये आया था पश्चिमी घाटों के संरक्षण के लिए। गाडगिल समिति यानी माधव गाडगिल के अध्यक्षता में और कस्तूरी रंगन समिति मतलब के कस्तूरी रंगन के अध्यक्षता में, दोनों ही पश्चिमी घाटों के संरक्षण से संबंधित है। इन समितियों ने पश्चिमी घाटों की पारिस्थितिकी और जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए विभिन्न सिफारिशें दी हैं। गाडगिल समिति ने जहां पश्चिमी घाट के पूरे क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने की सिफारिश की थी, वहीं कस्तूरी रंगन समिति ने इस क्षेत्र के 37% भाग को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने की बात कही थी। इन रिपोर्टों का उद्देश्य पश्चिमी घाटों के पर्यावरण और विकास के लिए संतुलन बनाए रखना है। आगे राष्ट्र हित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प पारित किया जाता हो। किस प्रकार से? ध्यान देना है, आज क्वेश्चन जो है 10 के जगह हमने 20 कर दिया है और जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है आगे 20 क्वेश्चन ही लाएंगे, 10 क्वेश्चन से कुछ होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर क्या है? राष्ट्र हित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए क्या संकल्प पारित किया जाता है कि राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए तब। ठीक है, इसलिए ये कथन सही होगा। बोल रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करती है कि राज्य सूची में उल्लिखित किसी भी विषय पर कानून बनाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम हो जाती है। यह शक्ति संसद को अस्थायी रूप से मिलती है और ऐसे कानून सामान्यतः 1 वर्ष तक प्रभावी रहते हैं, जिसे बाद में बढ़ाया जा सकता है। राज्यसभा की यह शक्ति संघवाद के सिद्धांतों के भीतर राष्ट्रीय हित को सुरक्षित रखने के लिए दी गई है। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 25 वर्ष है। तो क्या है ये? तो ध्यान देना है, किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष उम्र होना चाहिए, ना कि 25 वर्ष। ठीक है, यहाँ पे 21 वर्ष रख सकते हैं। पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित, मतलब पहला तो गलती हो गया। ठीक है, कितने कथन सही है बताना है। पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी रहती है। क्या है? पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात, तो ये कथन तो सही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है कि पंचायत के समय पूर्व भंग यदि हो जाता है, ठीक है, मान लेते हैं कि 5 साल का कार्यकाल है, 2.5 साल में भंग हो गया, तो फिर से चुनाव करवाया जाएगा तो 2.5 साल तक ही वो पंचायत चलेगा। ठीक है, लेकिन चुनाव में 5-6 महीना बाकी है, उस स्थिति में भंग हो जाता है तो क्या है, उस वक्त चुनाव नहीं होता है, टाइम पूरा होने के बाद होता है। तो ये दूसरा कथन सही होना चाहिए। कर रहा है किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 21 वर्ष, ना कि 25 वर्ष है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(1) के अनुसार
पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। करें ये कथन सही है। यदि पंचायत समय पूर्व भंग हो जाती है तो पुनर्गठित पंचायत केवल शेष अवधि के लिए ही जारी रहती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243(ई)(5) के अनुसार यदि पंचायत अपने 5 साल के कार्यकाल से पहले भंग हो जाती है तो नई गठित पंचायत केवल उस अवधि के लिए ही बनी रहेगी जो भंग हुई है, पंचायत के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए। 6 महीना से कम का टाइम बचेगा तो क्या होता है, नया चुनाव नहीं होता है। 6 महीना के बाद फिर नया चुनाव करवाया जाता है। भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट है। तो क्या बोल रहा है, गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट है। तो ध्यान देना है। लाइट तो कट गया, चलिए कोई बात नहीं, वीडियो रुकना नहीं चाहिए क्योंकि स्क्रीन का रिकॉर्डिंग तो चलेगा ही। तो भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि संसद में जो कानूनी सब है, ज्यादातर बिल वो मंत्री ये सब जो हैं वो लाते हैं। तो जितना सदस्य हैं सबको क्या है, मंत्री तो बना नहीं दिया जाता। संसद में जितने भी सदस्य हैं तो वो हो जाते हैं क्या, ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं जो संसद के मंत्री नहीं है और उसके द्वारा जो विधेयक लाया जाता है वो गैर सरकारी विधेयक कहलाता है। तो वो गैर सरकारी विधेयक क्या है, लाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे लिख रहा है क्या, जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट है, तो इस कारण से ये गलत हो जाएगा। ठीक है, मंत्री पद पे हो या ना हो लेकिन संसद का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, मंत्री परिषद का सदस्य होना जरूरी नहीं है। अब क्लियर होगा जाके। हाल ही भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया है। तो ये पहली बार नहीं है, लगभग अभी तक में 14 बार के आसपास हो गया होगा ये। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। दोनों में कोई कथन तो सही है नहीं। गैर सरकारी विधेयक संसद के किसी भी ऐसे सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है जो मंत्री नहीं है। इसमें निर्वाचित सदस्य और राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्य दोनों शामिल हो सकते हैं। ठीक है, पूरी तरह से निर्वाचित है तो सब तो मंत्री पद पे होते नहीं है और राष्ट्रपति द्वारा भी कुछ नामित है। यदि वे मंत्री नहीं है, गैर सरकारी विधेयक सरकार के मंत्री के अलावा किसी भी अन्य सांसद द्वारा पेश किया जाता है। यह गलत है। भारत के संसद के इतिहास में पहले भी गैर सरकारी विधेयक पारित हुए हैं। यह कहना है कि हाल ही में पहली बार ऐसा हुआ है, सही नहीं है। हालांकि यह सच है कि गैर सरकारी विधेयक का पारित होना दुर्लभ है, लेकिन अतीत में कुछ विधेयक पारित हुए हैं। ठीक है, तो 14 बार के आसपास ही हुआ होगा। ये अगला देखते हैं। पूर्व अधिगम की मान्यता योजना रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम का कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में उल्लेख किया जाता है। तो ध्यान देना है कि ये सबसे पहला ऑप्शन ही यहाँ पे क्या है, सही है। ठीक है, निर्माण कार्य में लगे कर्मकारों के पारंपरिक मार्गों से अर्जित कौशल का प्रमाणन ठीक है किया जाता है इस मान्यता या योजना के तहत। आइए इसको देखते हैं डिस्क्रिप्शन में क्या बोल रहा है। पूर्व अधिगम की मान्यता योजना रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम का संबंध मुख्य रूप से उन व्यक्तियों के कौशल का प्रमाणन करने से है जिन्होंने निर्माण क्षेत्र जैसे पारंपरिक मार्गों में अनौपचारिक रूप से या अनुभव के माध्यम से कौशल हासिल किया है। हालांकि आरपीएल अन्य क्षेत्रों में भी लागू हो सकती है, लेकिन निर्माण क्षेत्र इसका एक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक उदाहरण है, खासकर भारत के संदर्भ में। राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षणार्थियों द्वारा अर्जित कौशल का प्रमाणन भी आरपीएल का हिस्सा हो सकता है, लेकिन आरपीएल का दायरा इससे कहीं अधिक व्यापक है और इसमें वे सभी लोग शामिल हैं जिन्होंने औपचारिक प्रशिक्षण के बिना कौशल हासिल किया है। इसलिए विकल्प ए अधिक सटीक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देख लिया ना, आइए देखते हैं 9 नंबर।
लाइट कट गया है तो कीबोर्ड तो यूज कर नहीं सकते हैं। समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें क्या बोल रहा है, समाज में समानता के होने का निहितार्थ है क्या है, विशेषाधिकारों का अभाव। यानी कि पहला ऑप्शन क्या है, समाज में समानता का मूल अर्थ है कि सभी व्यक्तियों को समान अवसर और अधिकार मिलने चाहिए, चाहे उनकी पृष्ठभूमि, जाति, लिंग या अन्य कोई भी विशेषता हो। जब समाज में समानता होती है तो किसी भी व्यक्ति या समूह को कोई विशेष अधिकार या सुविधाएं नहीं मिलती जो दूसरे को उपलब्ध नहीं है। इसलिए समानता का निहितार्थ है विशेषाधिकारों का अभाव। कर संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था। क्या बोल रहा है, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत राजनीति के निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था। तो चलिए देखते हैं। पुरुष और स्त्री दोनों के लिए सामान्य कार्य का समान वेतन, तो ये पहले से मौजूद था मूल्य नीति निर्देशक तत्व में। कर उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, तो यही जोड़ा गया होगा, ठीक है, ये शुरू में नहीं था। कर कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, ये सब मूल्य में था। कर श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन एवं काम की मानवीय दशा सुरक्षित करना, ये भी पहले से था, ठीक है। तो यहाँ पे वही है, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। कर भारतीय संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित सिद्धांत जोड़े गए थे। कौन कौन जोड़े गए थे ये देखेंगे, ठीक है। अभी तो ये फिलहाल 4 ऑप्शन में ही था, और भी जोड़े गए थे। तो 39A जोड़ा गया था, समान न्याय और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता। अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना। फिर है 48A में पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन जीवों की सुरक्षा, ठीक है। तो ये सब कुछ 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे, ठीक है। ये और ये। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। तो बोल रहा अधिकार जो होता है नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। तो क्या बोल रहा है, अधिकार जो होता है नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। तो ये पहला कथन गलत है, ऐसा होता नहीं। फिर है अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट है। तो एक विशेषाधिकार भी नहीं है ये, यदि सही रूप से कहा जाए। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, ये ज्यादा सटीक है कि जो अधिकार दिए जाते हैं राज्य के विरुद्ध नागरिकों को दिए जाते हैं। और अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के लिए विशेष अधिकार है, ये तो गलत ही हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है। व्यक्तियों को राज्य या अन्य व्यक्तियों के कार्यों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। यानी अधिकार जो है व्यक्तियों को राज्य या अन्य व्यक्तियों के कार्यों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। यह अधिकार व्यक्तियों को कुछ निश्चित कार्य करने या कुछ निश्चित व्यवहार से बचाने के लिए राज्य पर दायित्व डालते हैं। इसीलिए अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, ठीक है। फिर अन्य विकल्प को यदि समझना है तो बोल रहा है अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे नहीं है बल्कि राज्य के विरुद्ध नागरिकों के संरक्षण है। और अधिकार केवल विशेषाधिकार नहीं है जो संविधान में शामिल है। कर कुछ अधिकार प्राकृतिक अधिकार भी हो सकते हैं जो संविधान से पहले से भी मौजूद था। पर अधिकार कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार नहीं है बल्कि सभी नागरिकों के लिए समान रूप से उपलब्ध होने चाहिए। आगे है 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट निम्नलिखित में से किसका उपबंध करता है। क्या है 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम यानी ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट निम्नलिखित से किसका उपबंध करता है। कर उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, औद्योगिक विवाद के दमन के लिए प्रबंधन के पास मनमानी करने की शक्ति। सी में है कि व्यापार विवाद की स्थिति में ब्रिटिश न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप। फिर डी में है अधिकरणों की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक, ये है ऑप्शन डी इसका सही। तो 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम यानी ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट मुख्य रूप से औद्योगिक विवादों को सुलझाने के लिए अधिकरणों यानी ट्रिब्यूनल्स की स्थापना और कुछ प्रकार की हड़तालों पर रोक लगाने का प्रावधान करता था। इसका उद्देश्य औद्योगिक शांति बनाए रखना था, लेकिन इसने श्रमिकों के हड़ताल करने के अधिकार को सीमित कर दिया था। अन्य विकल्प गलत है क्योंकि उद्योग के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, तो ये सब गलत है, इसके लिए नहीं। आगे देखते हैं। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह है की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है। तो ये सब तो ये क्वेश्चन है, इसको फटाफट देख के आगे निकलते हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का
ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो क्या है, विधायिका की कृतियों पर निर्बंधन करते हैं। क्या राज्य के नीति निर्देशक जो है विधायिका के कामों पे क्या निर्बंधन करता है? तो ये गलत। कार्यपालिका की कृत्य पर निर्बंधन करता है? नहीं करता है। ठीक है, इसमें एक सलाह मात्र है। ठीक है, किसी पे ये निर्बंधन नहीं करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कर राज्य की नीति निर्देशक तत्व भारतीय सरकार के भाग में 4 में वर्णित है। ये सिद्धांत राज्य के लिए आदर्श हैं जिन्हें नीतियां बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। कर ये परिवर्तनीय नहीं है। परिवर्तनीय का मतलब है इसके लिए आप क्या है, न्यायालय का दरवाजा खटखटा नहीं सकते हैं। डीपीएसपी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, वही है। इसका मतलब है कि यदि राज्य इन सिद्धांतों को लागू करने में विफल रहता है तो नागरिक न्यायालय में जाकर इन्हें लागू नहीं करवा सकते हैं। कर ये निर्बंधन भी नहीं है। डीपीएसपी विधायिका और कार्यपालिका कृतियों पर निर्बंधन नहीं लगाते हैं। वे केवल मार्गदर्शन के सिद्धांत हैं। विधायिका कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है और कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करने के लिए स्वतंत्र है, भले ही वे डीपीएसपी के अनुरूप ना हो। आगे है बेनामी संपत्ति लेन देन का निषेध अधिनियम 1988, जिसको बोलेंगे पीवीटी अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो डायरेक्ट आंसर पे आते हैं कि बेनामी पाई गई संपत्तियां सरकार द्वारा जब्त किए जाने के लिए दायी होंगी। ये हो जाएगा ऑप्शन 2 सही। ठीक है, तो करा है किसी संपत्ति का लेन देन, ये पहला कथन का यहाँ पे डिस्कशन है कि किसी संपत्ति का लेन देन बेनामी लेन देन नहीं समझा जाएगा यदि संपत्ति का मालिक उस लेन देन के बारे में अवगत नहीं है। करे यह कथन गलत है। बेनामी लेन देन की परिभाषा में यह जरूरी नहीं है कि संपत्ति का मालिक लेन देन के बारे में अवगत न हो। यदि संपत्ति किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर खरीदी जाती है जिसने कीमत का भुगतान नहीं किया है तो यह बेनामी लेन देन माना जाएगा, भले ही वास्तविक मालिक जिसने भुगतान किया है लेन देन के बारे में अवगत हो। बेनामी पाई गई संपत्तियां सरकार द्वारा जब्त की जाने के लिए दायी होंगे। यह कथन सही है। बेनामी संपत्ति लेन देन का निषेध अधिनियम 1988 पीवीपीटी अधिनियम सरकार को बेनामी संपत्ति को जब्त करने का अधिकार देता है। कर यह अधिनियम जांच के लिए तीसरा कथन, कर यह अधिनियम जांच के लिए 3 प्राधिकारियों का उपबंध करता है, किंतु यह किसी अपीलीय क्रिया विधि का उपबंध नहीं करता है। कर यह अधिनियम जांच के लिए 3 प्राधिकारियों का उपबंध तो करता है लेकिन अपीलीय क्रिया विधि का भी उपबंध करता है, यानी अपील भी किया जा सकता है। पर अपीलीय न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। कर निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पोषण मिशन यानी नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के उद्देश्य हैं? तो देखते हैं, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण से संबंधी जागरूकता उत्पन्न करना। तो ये कथन तो सही हो सकता है। इससे कर छोटे बच्चों, किशोरियों तथा महिलाओं में रक्त अल्पता की घटना को कम करना, यानी एनीमिया की घटना को कम करना, यह सही है। बाजरा, मोटा अनाज तथा अपरिष्कृत चावल के उपयोग को बढ़ाना, तो ऐसा कुछ योजना में वर्णन नहीं है। मुर्गी के अंडों का उपयोग को बढ़ाना, तो ये भी वर्णित नहीं है। तो आंसर ऑप्शन 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वही कथन है, इसको आगे लेकर चलते हैं। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? क्या था? तो ये सबसे पहले आंसर ये है, भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध को सुधारना बटलर कमेटी का मुख्य उद्देश्य था। इसको देखते हैं। 1927 में गठित, चलिए इसको इसमें ले लिए ना, ये हिस्ट्री में रखा जाना चाहिए लेकिन थोड़ा सा ये संविधान टाइप का लगा इसीलिए हमने इसको ले लिया यहाँ। फिर भी देख लेते हैं। 1927 में गठित बटलर कमेटी का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार और देशी रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना और उन्हें सुधारने के लिए सिफारिशें देना था। कर इस कमेटी का गठन इसलिए किया गया था क्योंकि देशी रियासतों को ब्रिटिश भारत के साथ अपने संबंधों को लेकर कुछ चिंताएं थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कर निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सम्मिलित हो सकता है? तो उस वक्त के लिए इसमें ऑप्शन में जो भी है, केवल निवासी भारतीय नागरिक हो, फिर है केवल 21 से 55 तक की आयु के व्यक्ति हो, फिर है राज्य सरकार के सभी कर्मचारी जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना किए जाने की तारीख के पश्चात सेवा में आए हैं, सशस्त्र बलों समेत केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2004 को या उसके बाद सेवा में आए हैं। तो जहां तक है इसका आंसर, जहां से हमने क्वेश्चन लिया है, ये दे रहा था। ठीक है, क्या बोल रहा है? राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए पात्रता मानदंड व्यापक है लेकिन कुछ विशिष्ट
आवश्यकताएं हैं। तो क्या बोल रहा है, पहला कथन जो है केवल निवासी भारतीय नागरिक, तो ये कथन गलत है क्योंकि अनिवासी भारतीय एनआरआई भी कुछ शर्तों के अधीन एनपीएस में शामिल हो सकते हैं। केवल 21 से 55 तक के आयु के व्यक्ति है, ये कथन आंशिक रूप से सही है क्योंकि न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और अधिकतम प्रवेश आयु 70 वर्ष तक है। फिर है राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना की जाने की तारीख के पश्चात से काम आए हैं, यह कथन सबसे सटीक है। राज्य सरकार एनपीएस को अपनाने के लिए स्वतंत्र है, वह अपने कर्मचारियों के लिए एनपीएस शामिल होने की तारीख निर्धारित कर सकती है। फिर सशस्त्र बलों समेत केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2004 को या उसके बाद सेवाओं में आए हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कथन सही है, लेकिन इसमें सशस्त्र बलों को शामिल करने की बात इससे थोड़ा गलत बनाती है क्योंकि सशस्त्र बलों के नियम अलग होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार यह दोहा विकास एजेंडा और ट्रिप्स समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता है, तो ये कथन क्या है, सही है। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के विनियमन के लिए केंद्र अभिकरण या नोडल एजेंसी है। ठीक है, केंद्रीय प्राधिकरण है, ये सब बोल सकते हैं, तो ये सही है। यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति भारत की दोहा विकास एजेंडा और ट्रिप्स, जिसको बोलते हैं ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स समझौते के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराती है। दोहा विकास एजेंडा विकासशील देशों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए व्यापार और बौद्धिक संपदा के मुद्दों पर केंद्रित है। ट्रिप्स समझौता बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए न्यूनतम मानकों को स्थापित करता है। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के विनियमन के लिए केंद्रक अभिकरण यानी नोडल एजेंसी है। यह नीति के निर्माण, कार्यान्वयन और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित मामलों के समन्वय के लिए जिम्मेदार है, इसलिए दोनों कथन क्या है, सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है। इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है। इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। परिवर्तित मतलब लागू करने के लिए। क्या विधायी प्रक्रिया दी गई है, तो नहीं, पहला कथन क्या है, गलत है। वे विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है, तो ये भी गलत है। कानून द्वारा इसको भी लागू नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्यों को लागू करने के लिए कोई विशिष्ट विधायी प्रक्रिया नहीं दी गई। ये कर्तव्य नैतिक आदर्श हैं जो नागरिकों को पालन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन इन्हें कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने के लिए कोई सीधा कानून नहीं है। दूसरा कथन भी गलत है कि मूल कर्तव्य विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित नहीं है। विधिक कर्तव्य कानून द्वारा लागू किया जाते हैं। जो भी विधिक कर्तव्य है उसको कानून द्वारा लागू किए जाते हैं और उनका उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जबकि मूल कर्तव्य स्वैच्छिक हैं और इनका उल्लंघन करने पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। इसलिए दोनों कथन क्या है, गलत है। ठीक है, तो आज हमने 20 क्वेश्चन देख लिए, तो कल मिलते हैं इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन के साथ, वो भी 20 क्वेश्चन रहेगा और हो सकता है वीडियो लेट से आए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ इसी प्रकार से चैनल पे बने रहें, वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।